क्या यह संभव है कि आप अपनी निराशा को 14 दिन में ख़त्म कर सकें? जी हाँ, अल्फ्रेड एडलर हमेशा अपने मरीजों से कहा करते थे कि यदि वे उनके नुस्खे पर अमल करेंगे तो 14 दिन में ठीक हो सकते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करना है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सके। कुछ ऐसा करना है कि किसी की ज़िंदगी में खुशी आ सके। कुछ ऐसा करना है कि किसी के जीवन को थोड़ा सा और बेहतर बना दिया जाए। और यदि आप ये 14 दिनों तक रोज़ कर पाएंगे तो आप निश्चित ही अपनी निराशा से बाहर निकल आएंगे। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अध्याय 18 में आज समझेंगे कि निराशा को 14 दिन में कैसे दूर करें। यहाँ डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब उन्होंने चिंता छोड़ो सुख से जियो किताब को लिखने की शुरुआत की तब उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय था मैंने अपनी चिंता को किस तरह जीता। इस विषय पर जो व्यक्ति असली ज़िंदगी की सबसे प्रेरणादायक और सच्ची कहानी लिखेगा उसे उन्होंने $200 का पुरस्कार देने की घोषणा भी की। इस प्रतियोगिता के निर्णायकों ने 2 ऐसी सच्ची कहानियाँ चुनी जो दोनों ही नंबर 1 से कम नहीं थी और उन्होंने तय किया कि उन दोनों कहानियों को पुरस्कार दिया जाएगा। आइए उसमें से एक कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि निराशा को 14 दिन में कैसे दूर किया जा सकता है। ये कहानी है C.R. बर्टन की, जो स्प्रिंगफील्ड मिसूरी में विजर मोटर सेल्स में काम करते थे। मिस्टर बर्टन ने लिखा कि मेरी माँ 19 साल पहले एक दिन अचानक घर छोड़कर चली गई और मैंने उन्हें तब से नहीं देखा। न ही मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों को देखा जिन्हें वे अपने साथ ले गई थी। जाने के 7 साल बाद तक उन्होंने मुझे कोई खत नहीं लिखा। माँ के घर छोड़कर जाने के 3 साल बाद मेरे पिता एक दुर्घटना में मर गए। मेरे पिता की 2 गरीब बूढ़ी और बीमार बहनों ने हम में से 3 बच्चों को अपने घर में रख लिया। कोई भी मुझे और मेरे छोटे भाई को रखना नहीं चाहता था। हम शहर की दया पर जिंदा छोड़ दिए गए और फिर मिस्टर और मिसेस लॉफ्टिन ने मुझे अपने फॉर्म पर रख लिया। मिस्टर लॉफ्टिन 70 साल के थे और बीमार होने की वजह से बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहाँ तब तक रह सकता हूँ जब तक कि मैं झूठ न बोलूँ, चोरी न करूँ और मुझसे जो कहा जाए वह करता रहूँ। ये तीनों आदेश मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। मैं पूरी तरह उनके अनुसार जीने लगा। मैं स्कूल जाने लगा, किंतु पहले ही सप्ताह छोटे बच्चे की तरह रोता हुआ घर वापस आया। दूसरे बच्चों ने मेरी लंबी नाक की हंसी उड़ाई, मुझे गूंगा कहा और अनाथ बच्चा कहकर भी परेशान किया। मुझे इतनी चोट पहुंची कि मैं उनसे लड़ाई करना चाहता था, परंतु मिस्टर लाफ्टिन यानी मुझे अपने घर पर रखने वाले किसान ने मुझे समझाया कि लड़ने के लिए जितनी बहादुरी की ज़रूरत होती है, लड़ाई से बचने के लिए उससे भी ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। उनकी बात मानकर मैं तब तक नहीं लड़ा जब तक कि एक बच्चे ने स्कूल के अहाते से मुर्गों की खाद उठाकर मेरे चेहरे पर नहीं फेंकी। मैंने उसका भुर्ता बना दिया और इसके बाद मेरे 2 दोस्त बन गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था ऐसा एक न एक दिन होगा ही। मुझे अपनी नई टोपी पर गर्व था जो मिसेस लाफ्टिन मेरे लिए खरीद कर लाई थी। एक दिन एक लड़की ने मेरे सिर से टोपी झटके से उतारी और इसमें पानी भरकर बर्बाद कर दिया। उसका कहना था कि उसने इसमें पानी इसलिए भरा ताकि मेरी मोटी खोपड़ी को गीला कर दे। मैं स्कूल में कभी नहीं रोया, किंतु घर आकर अक्सर चीखता चिल्लाता था। एक दिन मिसेस लाफ्टिन ने मुझे ऐसी सलाह दी जिससे मेरी सारी समस्याएं और चिंताएं खत्म हो गई। मेरे दुश्मन भी दोस्त बन गए। उन्होंने मुझे समझाया, यदि तुम दूसरे लोगों में दिलचस्पी लोगे, उनकी मदद करोगे, तो वो तुम्हें अनाथ बच्चा कहना भी बंद कर देंगे और तुम्हें चिढ़ाना भी छोड़ देंगे। मैंने उनकी सलाह मानी, मेहनत से पढ़ाई की और जल्दी कक्षा में सबसे आगे पहुंच गया। किंतु कोई भी मुझसे ईर्ष्या नहीं करता था क्योंकि मैं हमेशा आगे बढ़कर सबकी मदद करता था। मैं निबंध लिखने में बच्चों की मदद करता था। मैंने कई लड़कों के लिए वाद विवाद का पूरा की पूरा मसौदा लिख दिया। मैंने एक साथी के लिए पुस्तक समीक्षाएं लिखी और गणित में एक लड़की की मदद करने के लिए अपनी कई शामें लगाईं। और एक बार जब हमारे पड़ोस में मौत ने दस्तक दी, 2 बुजुर्ग किसान मर गए
और एक महिला का पति उसे छोड़कर चला गया। हम 4 परिवारों में मैं ही एकमात्र पुरुष था। मैंने 2 साल तक इन विधवाओं की मदद की। स्कूल आते जाते समय मैं उनके फॉर्म पर रुकता था, उनके लिए लकड़ियाँ काटता था, उनकी गाय का दूध निकालता था और उनके मवेशियों को दाना पानी देता था। अब मुझे चिढ़ाने के बजाय लोग मुझे दुआएं देने लगे। मुझे हर आदमी अपना दोस्त मानने लगा। और विश्वास कीजिए कि जब मैं नेवी से लौटकर घर वापस आया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे प्रति लोगों की वास्तविक भावनाएं क्या थी। जिस दिन मैं घर आया 200 से ज़्यादा किसान मुझसे मिलने आए। उनमें से कई तो 80 मील की यात्रा करके आए थे। मेरे प्रति उनका सच्चा स्नेह था। मैं दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त और सुखी रहा, इसलिए मेरे पास चिंताएं बहुत कम रही और कई सालों से मुझे किसी ने अनाथ बच्चा कहकर भी नहीं चढ़ाया। ये थी C.R. बर्टन की शानदार कहानी। एक और व्यक्ति हैं डॉक्टर फ्रैंक लूप। इनके बारे में पढ़ना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। वे 23 साल से बिस्तर पर थे। उन्हें आर्थराइटिस हुआ था। फिर भी स्टुअर्ट विटहाउस ने उनका कई बार इंटरव्यू लिया और उनका कहना था कि उन्होंने आज तक दूसरा कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो उनसे ज़्यादा निस्वार्थ हो। बिस्तर पर पड़े इस मरीज ने किस तरह जीवन से इतना कुछ हासिल किया? वो क्या कर सकते थे? वो शिकायत और आलोचना कर सकते थे, आत्मदया में डूबते हुए और यह मांग करते हुए कि सब उनकी तरफ ध्यान दें और हर आदमी उन्हीं की बात माने। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के सूत्रवाक्य को अपने जीवन में उतारा, जो था मैं सेवा करता हूँ। उन्होंने दूसरे मरीजों के नाम और पते इकट्ठे किए, उन्हें खुशनुमा प्रोत्साहित करने वाले खत लिखे। इस तरह उन्होंने दूसरों को भी खुशी दी और खुद को भी सुखी बनाया। उन्होंने मरीजों के लिए एक पत्र लेखन क्लब की स्थापना की, जिसमें मरीज एक दूसरे को खत लिखा करते थे। उन्होंने शट इन सोसाइटी नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। बिस्तर में पड़े पड़े हर साल औसतन 1400 चिट्ठियाँ लिखीं और इसके अलावा मरीजों को रेडियो और पुस्तकें उपलब्ध करा के उन्होंने हज़ारों मरीजों को सुखी किया। डॉक्टर लूप और बाकी लोगों में क्या अंतर था? सिर्फ इतना कि डॉक्टर लूप में उस इंसान की आंतरिक चमक थी जिसका एक मकसद था, एक लक्ष्य था। उन्हें यह जानकर सुख मिलता था कि वे एक ऐसे विचार में अपने आप को झोंक रहे हैं जो कि उनसे अधिक उदात्त और महत्वपूर्ण था, बजाय इसके कि खुद को आत्मकेंद्रित बीमारियों और शिकायतों का पुलिंदा बना ले जो हमेशा शिकायत करे। तो क्या सीखते हैं आप इन कहानियों से? आपकी ज़िंदगी चाहे किसी एक ठर्रे पर चल रही हो, रोज़ वही सब करना होता हो जो कल किया है, लेकिन कितनी भी बोरिंग ज़िंदगी हो, यह तो तय है कि आप अपने जीवन में हर दिन कुछ लोगों से तो मिलते ही होंगे। आप उनके बारे में क्या करते हैं? क्या आप उन्हें सिर्फ घूरते हैं या फिर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? उदाहरण के लिए आपका पोस्टमैन, हर साल वो सैकड़ों मील की यात्रा करता है, आपकी डाक लाता है। क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की है कि वो कहाँ रहता है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उनका परिवार कैसा है? कभी पूछा कि वो थक तो नहीं जाता, उसे बोरियत तो नहीं होती? वो किराने की दुकान वाला लड़का जहाँ आप हर हफ्ते जाते हैं, अखबार बांटने वाला, फुटपाथ पर बैठने वाला वो आदमी जो आपके जूते चमकाता है, ये सब भी इंसान हैं। इनकी भी अपनी समस्याएं, सपने और महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। वे इन्हें किसी को सुनाना चाहते होंगे, पर क्या आप उन्हें ऐसा करने देते हैं? क्या आप उनके जीवन में सचमुच उत्साह और सच्ची रुचि दिखाते हैं? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया को सुधारने के लिए आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल या समाज सुधारक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ अपने आसपास की दुनिया भर सुधार लें। आप उन लोगों से शुरुआत कर सकते हैं जिनसे आप कल सुबह मिलेंगे। हाँ, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा बड़ा सुख, ज़्यादा बड़ी संतुष्टि, अपने आप पर गर्व। अरस्तु ने इस तरह के नज़रिए को उदात्त स्वार्थ का नाम दिया था। जोरोआस्ट्र ने कहा था, दूसरों का भला करना एक कर्तव्य नहीं, यह तो एक खुशी है, क्योंकि यह आपके अपने स्वास्थ्य और सुख
को बढ़ाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत आसान शब्दों में इसका सार बताया था। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आप अपना सबसे ज़्यादा भला करते हैं। तो यदि अब आप दूसरों के लिए चीज़ें बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं तो इस काम को जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। किस चेहरे पर मुस्कुराहट आप ला सकते हैं, किसकी खुशियाँ उसे वापस कर सकते हैं, किसके प्रति दयालुता दिखा सकते हैं या किसी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसकी भलाई हो जाए। इसे टालिए मत, नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यदि आप अपनी चिंता को दूर भगाना चाहते हैं और सुख शांति भरा जीवन बिताना चाहते हैं तो ये अगला नियम है। दूसरों में रुचि लेकर खुद को भूल जाएं। हर दिन एक अच्छा काम करें जिससे किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए। साथियों, आज तय कर लें कि कल सुबह आप किसकी मुस्कुराहट का कारण बनने वाले हैं और अगले 14 दिन ये करें और अपने अनुभव हमें लिखते जाएं। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।